नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल जीएस बाई जीवार्थ पर। तो आज की इस वीडियो में हम मध्यकालीन भारत का इंपॉर्टेंट टॉपिक विजयनगर साम्राज्य के बारे में पढ़ेंगे। तो पहले हम टॉपिक को पूरा पढ़ेंगे और लास्ट में प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी कवर करेंगे। तो इसीलिए आप वीडियो को एंड तक देखिएगा और लास्ट में प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जरूर अटेम्प्ट कीजिएगा। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। तो विजयनगर साम्राज्य को हम एक कहानी की तरह समझेंगे। तो पहले हम कहानी को आगे बढ़ाने से पहले इसका जो बैकग्राउंड है वो समझ लेते हैं ताकि आपको कहानी समझने में आसानी हो। तो सल्तनत काल में हमने पढ़ा था कि दिल्ली सल्तनत के अंतर्गत 5 वंशों ने शासन किया था। गुलाम वंश, खिलजी वंश, तुगलक वंश, सैयद वंश और लोधी वंश। तो सल्तनत काल में अलाउद्दीन खिलजी वह शासक था, खिलजी वंश का शासक था, मैंने आपको पढ़ाया था। तो अलाउद्दीन खिलजी वह शासक था जिसने दक्षिण भारत के अधिकतर क्षेत्रों को दिल्ली सल्तनत के अधीन कर लिया था, पर उसके बाद के शासकों ने दक्षिण भारत में इतना हस्तक्षेप नहीं किया और इसके फलस्वरूप क्या हुआ कि दक्षिण भारत में 2 नए साम्राज्यों का उदय होता है। कृष्णा नदी के उत्तर में बहमनी साम्राज्य का उदय होता है जो कि मुस्लिम शासकों द्वारा स्थापित किया गया, और तुंगभद्रा नदी के दक्षिण में विजयनगर साम्राज्य का उदय होता है जिसे हिंदू शासकों द्वारा स्थापित किया गया। और विजयनगर साम्राज्य और बहमनी साम्राज्य के बीच में जो ये कृष्णा और तुंगभद्रा नदी है ना, इसके जो ये बीच वाला क्षेत्र है इसे रायचूर दोआब कहते हैं। 2 नदियों के बीच के क्षेत्र को दोआब कहा जाता है। तो ये वाला एरिया रायचूर दोआब कहलाया। और इन दोनों साम्राज्यों के बीच यानी कि विजयनगर और बहमनी साम्राज्य के बीच इस दोआब वाले क्षेत्र के लिए युद्ध मचा ही रहा। इनके बीच में इस क्षेत्र के लिए लड़ाई होती रही। इस रायचूर क्षेत्र के बारे में भी आगे हम पढ़ेंगे। आज हम विजयनगर साम्राज्य के बारे में पढ़ रहे हैं और नेक्स्ट वीडियो में हम बहमनी साम्राज्य के बारे में पढ़ेंगे, क्योंकि मध्यकालीन भारत में दक्षिण में मुख्यतः ये 2 ही साम्राज्य थे, एक बहमनी साम्राज्य और दूसरा विजयनगर साम्राज्य, जिसमें से विजयनगर साम्राज्य की स्थापना 1336 में हुई थी, यानी कि पहले हुई थी, और बहमनी साम्राज्य की स्थापना इसके 11 साल बाद 1347 में हुई थी। तो आज हम विजयनगर साम्राज्य के बारे में पढ़ लेते हैं, नेक्स्ट वीडियो में हम बहमनी साम्राज्य के बारे में पढ़ लेंगे। तो अब हम चलते हैं विजयनगर साम्राज्य में। तो विजयनगर साम्राज्य का कार्यकाल 1336 ईस्वी से लेकर 1650 ईस्वी तक रहा। कई किताबों में आप देखेंगे कि 1650 की जगह 1662 या 1648 लिखा होगा, पर जो इसकी शुरुआत है वो हर किताब में 1336 ही लिखी होगी, क्योंकि इसमें मतभेद है। क्या हुआ ना कि जो विजयनगर साम्राज्य है अपने अंतिम समय में ये बहुत ही छोटे क्षेत्र में सीमित होकर रह गया, इसीलिए इसमें कई इतिहासकारों में मतभेद है। और चिंता मत कीजिए, आपसे ये सन नहीं पूछा जाएगा। हाँ, ये जरूर पूछा जाता है कि विजयनगर साम्राज्य की स्थापना कब हुई थी। तो 1336 ईस्वी में इसकी शुरुआत हुई थी, ये आपको याद रखना है। तो 1336 ईस्वी से लेकर 1650 ईस्वी तक विजयनगर साम्राज्य का शासनकाल रहा। तो मध्यकालीन भारत में स्थापित होने वाला ये प्रथम हिंदू राज्य था विजयनगर साम्राज्य। इसकी स्थापना हरिहर एवं बुक्का नामक 2 भाइयों ने की थी। तो हरिहर और बुक्का नामक 2 भाइयों ने इसकी स्थापना की थी। तो हरिहर और बुक्का कौन थे, थोड़ा इनका बैकग्राउंड समझ लेते हैं कि हरिहर और बुक्का कौन थे। तो दिल्ली सल्तनत में जब तुगलक वंश का शासन था, तो मैंने आपको तुगलक वंश के बारे में पढ़ाया हुआ है। तो तुगलक वंश में एक राजा था मोहम्मद बिन तुगलक। तो इसने क्या किया, दक्षिण भारत पर अधिकार करने के लिए सैन्य अभियान किया। और वर्तमान के जो ये कर्नाटक वाला क्षेत्र है, यहाँ पर एक राज्य था कांपली, और कांपली राज्य पर इसने अधिकार कर लिया मोहम्मद बिन तुगलक ने। और वहां पर उसने 2 सेना नायक हरिहर और बुक्का दोनों भाइयों को गिरफ्तार कर लिया। तो किसने, मोहम्मद बिन तुगलक ने दक्षिण भारत पर सैन्य अभियान किया और कांपली वाले क्षेत्र में 2 सेना नायक थे हरिहर और बुक्का, इन दोनों को गिरफ्तार कर लिया और इन्हें बंदी बनाकर दिल्ली ले गया। तो दिल्ली ले जाने के बाद मोहम्मद बिन तुगलक ने इन दोनों भाइयों को इस्लाम धर्म को स्वीकार करने के लिए कहा। उसके बाद में क्या हुआ कि कुछ दिनों बाद हरिहर और बुक्का इन दोनों भाइयों ने इस्लाम धर्म स्वीकार कर लिया। और जब इन दोनों भाइयों ने इस्लाम धर्म स्वीकार कर लिया, तब मोहम्मद बिन तुगलक ने इन दोनों भाइयों को रिहा कर दिया, आजाद कर दिया, और इन्हें कहा कि दक्षिण भारत में जाकर ये दिल्ली सल्तनत का विस्तार करें। यानी कि इन दोनों भाइयों को रिहा कर दिया और मोहम्मद बिन तुगलक ने कहा कि दक्षिण भारत में जाके दिल्ली सल्तनत का विस्तार करें, यानी कि उसके साम्राज्य को आगे बढ़ाएं। पर मोहम्मद बिन तुगलक को ये नहीं पता था कि दोनों भाई रिहा होने के बाद अपना एक स्वतंत्र साम्राज्य की स्थापना कर लेंगे, यानी कि उसे आजाद होकर एक नए साम्राज्य की स्थापना कर लेंगे। क्योंकि मोहम्मद बिन तुगलक ने तो इन्हें अपने यानी कि दिल्ली सल्तनत के विस्तार के लिए दक्षिण भारत में भेजा था, पर इन्होंने यहाँ पर आके एक नए साम्राज्य विजयनगर साम्राज्य की, जो कि दिल्ली सल्तनत से स्वतंत्र था, एक नए साम्राज्य की स्थापना की। तो अब आपको कहानी का पूरा बैकग्राउंड समझ आ गया है। अब आपको पूरा विजयनगर साम्राज्य आसानी से समझ आ जाएगा। तो हरिहर और बुक्का ने विजयनगर साम्राज्य की स्थापना की, पर इन्होंने तो इस्लाम धर्म स्वीकार कर लिया था। और मैंने आपको ये बताया कि ये पहला हिंदू साम्राज्य था। तो देखिए, इन्होंने इस्लाम धर्म स्वीकार कर लिया, पर जब ये दक्षिण भारत में आए ना, तो इन्हें एक गुरु मिले। इनका नाम था माधव विद्यारण्य। क्या नाम था, माधव विद्यारण्य। तो इनके गुरु विद्यारण्य ने इनसे क्या कहा कि तुम्हें इस्लाम धर्म जबरदस्ती से थोपा गया है,
यानी कि तुम्हें जबरदस्ती मुसलमान बनाया गया है, तो तुम प्रायश्चित करके दोबारा हिंदू धर्म में आ जाओ। तो प्राण प्रतिष्ठा कराकर इनके गुरु माधव विद्यारण्य ने इन्हें दोबारा हिंदू बना दिया। तो 1336 ईस्वी में माधव विद्यारण्य से प्रेरणा लेकर हरिहर और बुक्का दोनों भाइयों ने विजयनगर साम्राज्य की स्थापना की। तो पहले विजयनगर साम्राज्य का नाम हम्पी या हस्तिनावती था, पर बाद में ये विजयनगर के नाम से प्रसिद्ध हुआ। तो विजयनगर साम्राज्य पर 4 वंशों ने शासन किया था। जैसे हमने पढ़ा था ना कि दिल्ली सल्तनत पर 5 वंशों ने शासन किया था, उसी प्रकार जो विजयनगर साम्राज्य था ना, इस पर 4 वंशों ने शासन किया था। सबसे पहले संगम वंश ने 1336 ईस्वी से लेकर 1485 ईस्वी तक इस पर शासन किया। सबसे लंबे वक्त तक संगम वंश ने ही विजयनगर साम्राज्य पर शासन किया था। उसके बाद सालू वंश ने 1485 ईस्वी से लेकर 1505 ईस्वी तक, उसके बाद तुलु वंश ने 1505 ईस्वी से लेकर 1570 ईस्वी तक, उसके बाद आरविडु, कहीं कहीं पर अराविडु भी लिखा हुआ है, तो आरविडु वंश ने 1570 ईस्वी से लेकर 1650 ईस्वी तक शासन किया। किन वंशों ने? 4 वंशों ने। इसमें से सबसे ज्यादा एग्जाम में 2 ही वंश पूछे जाते हैं, संगम वंश और तुलु वंश। यही दोनों इंपोर्टेंट भी हैं और इन्हीं को हम डिटेल में पढ़ेंगे। सालू वंश और आरविडु वंश ये ज्यादा इंपोर्टेंट नहीं है, यहां से प्रश्न भी नहीं बनते। ज्यादा प्रश्न संगम वंश और तुलु वंश से बनते हैं क्योंकि इनका शासनकाल भी ज्यादा रहा। सबसे ज्यादा संगम वंश का शासनकाल रहा था 1336 ईस्वी से लेकर 1485 ईस्वी तक। तो सबसे पहले हम संगम वंश के बारे में पढ़ेंगे। हमने देखा ना कि विजयनगर साम्राज्य पर 4 वंशों ने शासन किया, तो सबसे पहले किसने शासन किया? संगम वंश ने। और संगम वंश में कौन आएगा? तो हरिहर और बुक्का, क्योंकि इन्होंने ही तो विजयनगर साम्राज्य की स्थापना की, तो सबसे पहले इन्हीं का वंश आया, संगम वंश। तो हरिहर एवं बुक्का ने अपने पिता संगम के नाम पर संगम राजवंश की स्थापना की थी। याद रखेगा, इन्होंने अपने पिता संगम के नाम पर इस वंश की स्थापना की, संगम वंश। और इसका शासनकाल संगम वंश का 1336 ईस्वी से लेकर 1485 ईस्वी तक रहा। तो सबसे पहले इसके शासक बने हरिहर। 1336 ईस्वी से लेकर 1356 ईस्वी, यानी कि 20 वर्षों तक विजयनगर साम्राज्य पर हरिहर ने शासन किया। तो संगम वंश का प्रथम शासक हरिहर प्रथम था। इसने अनेगुंडी को अपनी राजधानी बनाया था। इसने पहले सबसे अनेगुंडी को अपनी राजधानी बनाया, पर बाद में 17 वर्ष के शासन के बाद विजयनगर को इसने अपनी राजधानी बना दिया और इसी नगर के नाम पर विजयनगर साम्राज्य का नाम पड़ा। तो सबसे पहले इसने अनेगुंडी को बनाया था, पर जो अनेगुंडी राजधानी थी ये नदी के किनारे पर होने के कारण बाढ़ के चपेट में आ जाती थी, इसीलिए अनेगुंडी से इसने अपनी राजधानी विजयनगर को बना दिया और विजयनगर के नाम पर ही इस पूरे साम्राज्य का नाम पड़ गया विजयनगर साम्राज्य। तो उसके बाद आगे है कि 1346 ईस्वी में हरिहर ने होयसल राज्य को विजयनगर में मिला लिया। ये आप देख रहे हैं, ये वाला क्षेत्र है होयसल राज्य, तो इसने इसे विजयनगर साम्राज्य में मिला लिया। क्योंकि अभी विजयनगर साम्राज्य की शुरुआत हुई है ना, धीरे धीरे आप देखेंगे ये पूरा क्षेत्र विजयनगर साम्राज्य के अंतर्गत आ जाता है, पर धीरे धीरे ही ये साम्राज्य विस्तारवाद की ओर बढ़ रहा था, तो इसने सबसे पहले होयसल राज्य को अपने में मिला लिया। उसके बाद आगे हम देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में कि 1347 ईस्वी में बहमनी साम्राज्य की स्थापना हो जाती है। तो बहमनी साम्राज्य की स्थापना के बाद क्या हुआ? तो जो ये बहमनी साम्राज्य है ये कृष्णा नदी के उत्तर वाला क्षेत्र है, तो उत्तर में अब तो विस्तार होना मुश्किल है, इसीलिए दक्षिण में विजयनगर साम्राज्य ने अपना विस्तार किया। तो 1356 में क्या होता है कि हरिहर प्रथम की मृत्यु हो जाती है। तो हरिहर प्रथम की मृत्यु के बाद जिसका भाई था बुक्का, तो बुक्का प्रथम 1356 ईस्वी से लेकर 1377 ईस्वी तक इसने विजयनगर पर शासन किया। तो हरिहर प्रथम के बाद उसका भाई बुक्का शासक बना और इसने मदुरई को जीतकर विजयनगर साम्राज्य में मिला लिया। इसके भाई ने होयसल को जीता था और इसने मदुरई को जीत लिया और विजयनगर साम्राज्य में मिला लिया। और इसने अपना एक राजदूत चीन भी भेजा था, किसने? बुक्का प्रथम ने। और इसने वैदिक धर्म को प्रोत्साहन दिया था और इसी उपलक्ष्य में वेद मार्ग प्रतिष्ठापक की उपाधि धारण की थी बुक्का प्रथम ने। किसने धारण की थी? एग्जाम में पूछा गया है कि किसने वेद मार्ग प्रतिष्ठापक की उपाधि धारण की थी, तो बुक्का प्रथम ने यह उपाधि धारण की थी। तो बुक्का प्रथम के बाद उसका पुत्र हरिहर द्वितीय इसका अगला शासक बनता है। तो आप कई बार सोचते होंगे ना कि नाम कैसे हैं कि हरिहर प्रथम, हरिहर द्वितीय, ये प्रथम और द्वितीय क्यों लगा होता है? तो मैं आपको बताता हूं। इतिहासकारों ने क्या किया, जब ये राजा थे तो उन्होंने अपने नाम के आगे प्रथम और द्वितीय नहीं लगाया था। इतिहासकारों ने समझने की दृष्टि से प्रथम और द्वितीय लगाया है, क्योंकि क्या होता है कि एक ही वंश में सेम नाम के अलग अलग राजा होते हैं। जैसे आप देख रहे हैं इसका नाम है हरिहर, इससे पहले भी हरिहर नाम था जिसने संगम वंश की स्थापना की थी। तो इतिहासकारों ने क्या किया, क्रम के हिसाब से जो पहले आया उसके आगे प्रथम लगा दिया, उसके बाद में जो आया उसके आगे द्वितीय लगा दिया। यानी कि सेम नाम के जो शासक होंगे ना, जो पहले आएगा उसके आगे प्रथम लग जाएगा, जो उसके बाद में आएगा उसके आगे द्वितीय लग जाएगा, उसके बाद जो आएगा उसके आगे तृतीय लग जाएगा। तो पहले इनके नाम के आगे, तो इन्होंने अपने नाम के आगे ये नहीं लगाया होता, इतिहासकारों ने समझने की दृष्टि से इनके नाम के आगे प्रथम, द्वितीय या तृतीय लगाया होता है। तो जैसे ये पहले हरिहर प्रथम था, उसके बाद दोबारा हरिहर नाम का राजा बन गया, तो इसके नाम के आगे द्वितीय लग गया। तो हरिहर द्वितीय का शासनकाल 1377 ईस्वी से लेकर 1404 ईस्वी तक रहा। तो ये बुक्का प्रथम का पुत्र था। उसके बाद अगला शासक बना और इसने शासक बनते ही महाराजा धीराज की उपाधि धारण कर ली। इसके पिता ने कौन सी उपाधि धारण की थी?
वेद मार्ग प्रतिष्ठापक। और इसने कौन सी उपाधि धारण की? महाराजा धीराज। और हरिहर द्वितीय ने कनारा, मैसूर, तिरुचिरापल्ली, कांची आदि प्रदेशों पर विजय प्राप्त की और विजयनगर साम्राज्य को दक्षिण की ओर और विस्तृत कर दिया। और बहमनी सुल्तानों के कई बड़े आक्रमणों को इसने विफल किया और उन्हें भी हरा दिया। और इसकी सबसे बड़ी सफलता पश्चिम में बहमनी राज्य से बेलगांव और गोवा छीनना था। तो इसने बहमनी राज्य से बेलगांव और गोवा छीन लिया और उसे भी विजयनगर साम्राज्य में मिला लिया। किसने? हरिहर द्वितीय ने। और यही नहीं, अभी और सुनिए, इसने श्रीलंका के राजा से भी कर वसूल किया था। तो इसने श्रीलंका के राजा से भी कर वसूल किया था। इसके मतलब इसने अपना विस्तार श्रीलंका तक बढ़ा दिया था। तो इसके बाद जाहिर सी बात है नौसेना भी रही होगी। तो सफलतापूर्वक राज्य करने के बाद 1404 ईस्वी में हरिहर द्वितीय की मृत्यु हो जाती है। और इसके बाद अगला शासक बनता है विरूपाक्ष प्रथम 1404 ईस्वी में। तो ये ज्यादा देर तक शासक नहीं बना, ये काफी अल्पकालीन समय तक शासक बना था। तो हरिहर द्वितीय का पुत्र था विरूपाक्ष प्रथम। तो 1404 ईस्वी में पिता की जब मृत्यु हुई तो उसके बाद उसके पुत्र विरूपाक्ष प्रथम को सिंहासन पर बैठा दिया गया। और राजगद्दी पर अधिकार करने के बाद शीघ्र ही विरूपाक्ष प्रथम अपने ही भाई बुक्का द्वितीय के द्वारा अपदस्थ कर दिया गया। यानी कि इसके भाई ने ही इसको हटा दिया और राजगद्दी पर इसका भाई बैठ गया। कौन था? बुक्का द्वितीय। बुक्का द्वितीय भी ज्यादा देर तक शासन नहीं कर पाया। 1404 ईस्वी से लेकर 1406 ईस्वी तक बुक्का द्वितीय ने शासन किया और बुक्का द्वितीय केवल 2 वर्षों तक ही शासन कर सका। उसके बाद अगला शासक बना देवराय प्रथम। ये इंपॉर्टेंट है। इसने 1406 ईस्वी से लेकर 1422 ईस्वी तक शासन किया और हरिहर द्वितीय के बाद विजयनगर साम्राज्य का वास्तविक ये उत्तराधिकारी था। क्योंकि हरिहर द्वितीय के बाद जो 2 शासक बने थे, दोनों उसके बेटे थे, विरूपाक्ष प्रथम और बुक्का द्वितीय, ये ज्यादा देर तक शासन नहीं कर सके। तो वास्तविक उत्तराधिकारी बना देवराय प्रथम। इसे अपने शासनकाल में बहमनी सुल्तान फिरोज शाह के आक्रमण का सामना करना पड़ा था और फिरोज शाह बहमनी ने इसे हरा दिया था। तो फिरोज शाह बहमनी से पराजित होने के कारण देवराय प्रथम ने अपनी पुत्री का विवाह फिरोज शाह के साथ कर दिया। तो जो बहमनी साम्राज्य का राजा था ना, फिरोज शाह बहमनी, इसके समकालीन वो राजा था फिरोज शाह बहमनी। तो उसने क्या किया? इसको हरा दिया। तो हारने के बाद देवराय प्रथम ने अपनी पुत्री का विवाह फिरोज शाह बहमनी से कर दिया। और देवराय प्रथम ने राज्य में सिंचाई की सुविधा के लिए तुंगभद्रा नदी पर बांध बनवाया था और वहां से नहरें निकलवाई थी। तो इसने जनता के लिए बहुत अच्छे काम किए थे। और इसके शासनकाल में ही इटली का यात्री निकोलो कोंटी 1420 ईस्वी में विजयनगर की यात्रा पर आया था। तो ये पूछा गया है कि निकोलो कोंटी किसके शासनकाल में विजयनगर आया था? तो देवराय प्रथम के शासनकाल में। और देवराय प्रथम के दरबार में प्रसिद्ध तेलुगु कवि श्रीनाथ थे। तो श्रीनाथ किसके दरबारी कवि थे? देवराय प्रथम के। तो 1422 ईस्वी में देवराय प्रथम की मृत्यु हो जाती है। तो देवराय प्रथम की मृत्यु के बाद उसके पुत्र को अगला शासक बना दिया जाता है और वो कुछ ही समय तक शासन कर पाता है। वास्तविक रूप से देखा जाए तो अगला शासक देवराय द्वितीय बनता है। पर देखिए, देवराय प्रथम की जब मृत्यु होती है ना, तो उसका जो बेटा होता है रामचंद्र, उसे 1422 ईस्वी में सिंहासन पर बैठा दिया जाता है। परंतु कुछ ही महीने के बाद उसकी मृत्यु हो जाती है और उसकी मृत्यु के बाद उसका जो भाई होता है रामचंद्र का भाई वीर विजय, यह गद्दी पर बैठ जाता है। लेकिन उसका शासन भी कुछ ही महीनों तक चलता है, यानी कि ज्यादा देर तक इन दोनों भाइयों का शासन नहीं चल पाता और अगला शासक बनता है वीर विजय का पुत्र देवराय द्वितीय। तो वास्तविक रूप से देखा जाए तो देवराय द्वितीय ही अगला शासक बनता है, क्योंकि देवराय प्रथम के दोनों ही बेटे रामचंद्र और वीर विजय ये ज्यादा देर तक शासन नहीं कर पाते। तो अगला शासक वीर विजय का पुत्र बनता है देवराय द्वितीय और इसने 1422 ईस्वी से लेकर 1446 ईस्वी तक शासन किया। और देवराय द्वितीय इस वंश का सबसे महान शासक था। ये संगम वंश का सबसे महान शासक था, जो कि जनसाधारण में इंद्र का अवतार माना जाता था, यानी कि आम लोग इसे इंद्र का अवतार मानते थे। और इसके समय में फारस के शासक शाहरुख ने अब्दुल रजा को अपना दूत बनाकर इसके दरबार में भेजा था और देवराय द्वितीय ने बड़ी संख्या में अपनी सेना में मुसलमानों को भर्ती किया था। याद रखेगा, इसने अपनी सेना में काफी बड़ी संख्या में मुस्लिमों को भर्ती किया था और इसने उनके लिए मस्जिद का भी निर्माण करवाया था। तो ये एग्जाम में पूछा गया है कि विजयनगर साम्राज्य के किस शासक ने सबसे ज्यादा मुस्लिमों की भर्ती की थी? तो इसका नाम था देवराय द्वितीय। और एक अभिलेख में देवराय द्वितीय को गज बेटकर यानी कि हाथियों का शिकारी कहा गया है। क्या उपाधि है इसकी? गज बेटकर। और 1446 ईस्वी में देवराय द्वितीय की मृत्यु हो जाती है और इसकी मृत्यु के बाद इसका पुत्र मल्लिका अर्जुन 1446 ईस्वी में शासक बनता है। तो एक ही बार में आपको ये सारा याद नहीं हो जाएगा, बस अभी मैं आपको एक कहानी की तरह ये पूरा समझा रहा हूं। आपको इसको पूरा ध्यान से सुनना है ताकि ये बातें आपके सबकॉन्शियस माइंड में बैठ जाए। उसके बाद आपको उसके नोट्स बनाने हैं और रिवीजन जरूर करना है। तो देवराय द्वितीय के बाद इसका पुत्र मल्लिका अर्जुन अगला शासक बनता है और इसके शासनकाल में उड़ीसा एवं बहमनी के आक्रमण में उड़ीसा ने कोंडबिंडु एवं उदयगिरी किले पर अधिकार कर लिया और इसको उड़ीसा के गजपति शासकों ने बुरी तरह से पराजित किया था। किसे? मल्लिका अर्जुन को। और कुछ समय बाद क्या हुआ कि चंद्रगिरी के नरसिंह सालू ने इससे इसका सिंहासन छीन लिया
और नरसिंह सालू कौन था? तो ये मल्लिकार्जुन का सामंत यानी कि उसी का ही मंत्री था। उसी ने इसको राजगद्दी से हटा दिया और हार के इस अपमान को न सह पाने के कारण 1465 ईस्वी में मल्लिकार्जुन की मृत्यु हो जाती है। और मल्लिकार्जुन की मृत्यु के बाद इस वंश का यानी कि संगम वंश का अंतिम शासक बनता है विरूपाक्ष द्वितीय। 1465 ईस्वी से लेकर 1485 ईस्वी तक संगम वंश का अंतिम शासक बनता है और 1485 ईस्वी में विरूपाक्ष की हत्या करा दी गई और संगम वंश यहीं पर समाप्त हो जाता है। तो संगम वंश के बारे में हमने पढ़ लिया।